नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2025 के 300 प्लस सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो ये 300 सवाल है प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर है। इसे आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल, नियुक्तियाँ, दिवस, ये सारे पॉइंट को कवर किया गया है एक ही वीडियो में। तो पहला सवाल है, टाइम हायर एजुकेशन 2026 रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर है जो बेंगलुरु में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये शीर्ष विश्वविद्यालय है जो यूके में स्थित है। यूपीएससी ने अपना शताब्दी वर्ष कब शुरू किया? तो 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी के स्थापना के 100 वर्ष पूरा हो गया है। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष का उद्घाटन किसने किया है? तो यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। यूपीएससी शताब्दी वर्ष में किस मुख्य पहल पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उस पोर्टल का नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी पोर्टल। नेक्स्ट है कि INS आंद्रोत किस प्रकार का पोत है? तो पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत है। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि INS आंद्रोत को नौसेना में कब कमीशन किया गया है? तो इसे नौसेना में कमीशन किया गया है 6 अक्टूबर 2025 को। INS आंद्रोत का निर्माण किसने किया है? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। और ये कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। INS आंद्रोत किस कमान में शामिल किया गया है? तो इसे नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल किया गया है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। INS आंद्रोत का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो लक्षद्वीप के आंद्रोत द्वीप के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना ने SWC तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारतीय नौसेना ने SWC की कुल कितने जहाज़ों का ऑर्डर दिया है? तो कुल 16 जहाज़ों का ऑर्डर दिया है। INS अर्नाला क्या है? तो पहला ASW पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है जिसे जून 2025 में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है कि ICGS इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है अक्षर। जो कोस्ट गार्ड शिप है उसका नाम है अक्षर। किस श्रेणी का पोत है? तो अदम श्रेणी का तेज गश्ती पोत है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स है। नेक्स्ट है कि ICGS अक्षर को तटरक्षक बल में कब शामिल किया गया है? तो 4 अक्टूबर 2025 को। ICGS अक्षर का निर्माण किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ICGS अक्षर को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कराईकल पुदुचेरी में किया गया है। कराईकल पुदुचेरी में किया गया है। ICGS अक्षर को किसने कमीशन किया है? तो रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहित चावला ने किया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव 2025 में किस पार्टी की वापसी हुई है? तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की वापसी हुई है। तेजस MK-1A की पहली उड़ान कब हुई? तो इसकी पहली उड़ान 17 अक्टूबर 2025 को हुआ था। तेजस MK-1A का निर्माण कहाँ हुआ? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक इकाई में तेजस MK-1A का निर्माण हुआ है। तेजस MK-1A की गति कितनी है? तो लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है, इसकी रफ्तार है।
तेजस MK-1A अधिकतम कितने टन हथियार ले जा सकता है? तो अधिकतम 9 टन हथियार लेके जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिकी GE कंपनी का नाम है GE, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से कौन सा उपकरण मिलता है? तो याद रखिएगा, इंजन मिल रहा है जिसे तेजस में लगाया जा रहा है। तेजस MK-1A के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा GE इंजन कब मिला है? तो अक्टूबर 2025 में मिला है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 83 तेजस MK-1A विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ सौदा कब हुआ? तो याद रखिएगा, फरवरी 2021 में हुआ था। उस समय 83 तेजस MK-1A विमान के लिए हुआ था। 83 विमानों का कुल मूल्य कितना था? तो लगभग 48,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है कि 97 और तेजस MK-1A विमानों का सौदा कब किया गया है? तो सितंबर 2025 में किया गया है। तो HAL का लक्ष्य है कि सभी 180 विमान किस वर्ष तक बना लिए जाएंगे? तो 2032 से 33 तक जितने भी तेजस के MK-1A विमान हैं उसे बना लेने का लक्ष्य रखा गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है कि अनंत शस्त्र वायु रक्षा प्रणाली, अनंत शस्त्र क्या है? तो वायु रक्षा प्रणाली है। भारतीय वायुसेना ने अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली किस वर्ष खरीदी? तो सितंबर 2025 में खरीदी। कब खरीदी? सितंबर 2025 में। अनंत शस्त्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अनंत शस्त्र पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले का इसका नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम हो गया है अनंत शस्त्र। क्या नाम हो गया है? अनंत शस्त्र हो गया है। अनंत शस्त्र की खरीद का कुल मूल्य कितना है? तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया है। अनंत शस्त्र किस दूरी तक लक्ष्य भेदता है? तो इसकी जो लक्ष्य भेदने की क्षमता है 30 से 40 किलोमीटर है। अनंत शस्त्र किस ऊंचाई तक दुश्मन को मार गिरा सकता है? तो ऊंचाई में 6 से 10 किलोमीटर तक आपके दुश्मन को मार के गिरा सकता है। अनंत शस्त्र का 360 डिग्री रडार कितनी दूरी तक निगरानी करता है? तो 80 से 120 किलोमीटर तक निगरानी करता है। अनंत शस्त्र किससे मिलकर वायु रक्षा को मजबूत करता है? तो MRSAM आकाश एवं अन्य प्रणालियों के साथ में मिलकर ये आपके वायु रक्षा को मजबूत करता है। ये याद नहीं रहेगा, चलेगा। आगे है ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा AI आधारित सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण रहा? तो आकाश तीर। ये ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था, इस कारण से हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है तटरक्षक बल के फास्ट पेट्रोल वेसल्स। तो ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम, नाम है अदम, कब कमीशन हुआ? तो इसे कमीशन किया गया था 19 सितंबर 2025 को। ICGS के फास्ट पेट्रोल वेसल्स अक्षर कब कमीशन हुआ? तो इसे किया गया था 4 अक्टूबर 2025 को। यह पहले भी आ चुका था, है ना। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की विश्व में रैंकिंग के बारे में देखिएगा। इसमें है कि WDMMA इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी का कॉमन मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में जो भारत की वायुसेना है ये तीसरे स्थान है पावर के मामले में। किसके मामले में? पावर के मामले में। ठीक है। उसके बाद है कि WDMMA के अनुसार भारत से अधिक लड़ाकू विमान किस देश के पास है? तो चीन के पास है। भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत क्या बताई गई है? तो जो भारत की नौसेना है उसमें मुख्य ताकत बताया गया है आधुनिक ट्रेनिंग। क्या बताया गया? आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमले। इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि WDMMA के अनुसार किन देशों की वायुसेनाएं भारत से ऊपर है? तो भारत से ऊपर आपके अमेरिका और रूस की वायुसेना है। तीसरा में आपके भारत है, उसके बाद चाइना का नंबर आएगा। नेक्स्ट है कि WDMMA 2025 ट्रू
वाल रेटिंग में भारतीय वायुसेना की रेटिंग क्या है? तो 69.4%, 69.4 है, 69.4 है, ठीक है। चीन की ट्रू बाल रेटिंग क्या है? तो 63.8 है, 63.8 है। पाकिस्तान वायुसेना का स्थान क्या है? तो पाकिस्तान का जो वायुसेना है उसका स्थान 18वां है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की लखनऊ में बनी पहली खेप सेना के लिए कब रवाना की गई? तो 17 अक्टूबर 2025 को रवाना की गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट लखनऊ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 11 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस यूनिट में प्रति वर्ष कितनी मिसाइलों का उत्पादन होगा? तो यहाँ पर बताया गया कि प्रति वर्ष 100 मिसाइलों का उत्पादन होगा और भविष्य में इसे 150 करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं राजस्थान के? तो गोविंद गुप्ता बने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु मतदान कितने चरणों में हो रहा है? तो 2 चरणों में। जो पहला चरण का मतदान था वो 6 नवंबर को हुआ और दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को। रिजल्ट आया 14 नवंबर को और कुल जो बूथ है उसकी संख्या है 90,712, 90,712, इतना ध्यान में रखिएगा। झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अलका तिवारी। क्या नाम है? अलका तिवारी उनका नाम है, ठीक है। रांची में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कब किया गया? तो 19 से 21 सितंबर 2025 को। दोबारा देखिएगा कि रांची में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कब किया गया? तो 19 से 21 सितंबर 2025 को किया गया था। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश कब घोषित किया गया? तो 1 नवंबर 2025 को। और छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर किस कार्यक्रम का आयोजन होगा? तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है। सूर्य किरण एरोबैटिक शो कहाँ आयोजित होगा? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में ये आयोजित होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की यात्रा कब की? तो 8 से 9 अक्टूबर 2025। तो पूछ सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर भारत क्यों आए थे? तो भारत ब्रिटेन व्यापार, निवेश व प्रौद्योगिकी संबंध मजबूत करने के लिए भारत आए थे। कीर स्टारमर किस शहर की यात्रा तक सीमित रहे? तो ये आपके मुंबई तक सीमित रहते हैं, मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं। कीर स्टारमर किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए थे। भारत व ब्रिटेन के बीच CETA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो जुलाई 2025 में। इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2025 में। भारत ब्रिटेन विजन 2035 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध है व्यापार, टेक्नोलॉजी, शिक्षा व रक्षा सहयोग से संबंधित है। ब्रिटेन से भारत ने कितनी राशि की मिसाइलें खरीदने का समझौता किया है? तो $350 मिलियन का मिसाइल खरीदेगा भारत ब्रिटेन से। नेक्स्ट है कि भारत ब्रिटेन वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार कितना है? तो लगभग 56 अरब डॉलर, लगभग 56 अरब डॉलर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत ब्रिटेन ने व्यापार को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में क्या स्थापित करेंगे? तो अपने कैंपस स्थापित करेंगे। भारत UK CETA समझौते में रक्षा साझेदारी के तहत कौन सी सहायता शामिल है? तो भारतीय वायुसेना ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को प्रशिक्षण देगी, ये शामिल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किस स्टूडियो का दौरा किया है? तो यश राज फिल्म स्टूडियो का दौरा किया है। भारत UK CEO फोरम एंड ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ है। ब्रिटेन अपने देश में भारत की किस प्रणाली की तर्ज पर डिजिटल पहचान प्रणाली बनाना चाहता है? तो आधार प्रणाली की तर्ज पर। मंगोलियाई राष्ट्रपति यात्रा। मंगोलिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है खुरेलसुख उखना ने
भारत की यात्रा कब की? तो 13 से 16 अक्टूबर 2025 को। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरैल सुखउखना ने भारत की यात्रा किसके निमंत्रण पर हुई? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर। भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत कब हुई? तो 2015 से शुरू हुआ है। दोनों देशों के संबंध किस धार्मिक सूत्र से जुड़े बताए गए हैं? तो बौद्ध धर्म से बताया गया है। भारत मंगोलिया देश खुद को क्या समझते हैं? तो स्पिरिचुअल सिबलिंग, आध्यात्मिक भाई समझते हैं। भारत ने मंगोलियाई नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं घोषित की है? तो निःशुल्क ई वीज़ा घोषित किया है। भारत मंगोलिया के बीच कितने MOU हस्ताक्षरित हुए हैं? तो 10। इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है। मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी किस देश के वित्त पोषण से बन रही है? तो भारत के वित्त पोषण से बन रही है। इस रिफाइनरी की अनुमानित लागत कितनी है? तो 1.7 अरब डॉलर है। नेक्स्ट है कि इजराइल हमास संघर्ष विराम। तो इजराइल हमास संघर्ष विराम का पहला चरण कब लागू हुआ? तो 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। इजराइल हमास युद्ध में कुल अब के लगभग कितनी मौतें हुई हैं? तो लगभग 67,000 मौतें हुई है। हमास व इजराइल ने लड़ाई कितने दिनों के बाद रोकी है? तो लगभग 2 वर्ष के बाद लड़ाई रोका गया है। ट्रंप शांति योजना कितने सूत्रीय है? तो 20 सूत्रीय है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गाजा शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। गाजा शांति सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन नेताओं ने की? तो डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र राष्ट्रपति अल सीसी के द्वारा किया गया। अल सीसी के द्वारा किया गया है। अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। गाजा शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो लगभग 30 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है कि गाजा शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के विदेश राज्य मंत्री के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता। तो पाकिस्तान सऊदी अरब SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट समझौता कब हुआ? तो सितंबर 2025 में हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते किस प्रकार का है? तो ये रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते किस सैन्य गठबंधन के समान बताया गया है? तो नाटो मॉडल के समान बताया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते के अनुसार किसी एक देश पर हमला किस पर माना जाएगा? तो दोनों देश पर माना जाएगा कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब खुद सोचेगा कि हम पर भी हमला हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। भारत ने इस समझौते को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील है ये भारत के लिए। 2025 के सैन्य तख्तापलट के बाद मेडागास्कर का राष्ट्रपति कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना। ठीक है, तो कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति एंड्री राजो इलिना मेडागास्कर से कब भागे? तो 13 अक्टूबर 2025 को भागते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तख्तापलट के बाद मेडागास्कर की सदस्यता निलंबित की है? तो अफ्रीकी संघ ने। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाइची बनी है। साने तकाइची। किस प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के बाद साने तकाइची प्रधानमंत्री बनी है? तो शिगेरू इशिबा के त्याग पत्र के बाद। साने तकाइची किस राजनीतिक दल की अध्यक्ष चुने गए थे? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। नेक्स्ट है कि साने तकाइची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जापान की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। 2025 के चुनाव में सेशल्स का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पैट्रिक हर्मेनी बने हैं। पैट्रिक हर्मेनी किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो यूनाइटेड सेशल्स पार्टी के। सेशल्स में पैट्रिक हर्मेनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 25 अक्टूबर 2025 को। भारत ने काबुल स्थित तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा कब दिया है? तो 21 अक्टूबर 2025 को। 21 अक्टूबर 2025 को दिया है। नेक्स्ट है कि
अफगानिस्तान के पहले विदेश मंत्री जो तालिबान शासन के दौरान भारत आए कौन थे, उनका नाम क्या है? तो आमिर खान मुत्तकी। काबुल में भारत के दूतावास का नेतृत्व कौन करेगा? तो चार्ल्स डी अफेयर्स रंग का एक राजनयिक करेगा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास से अपने अधिकारी कब हटाए थे? तो अगस्त 2021 में। काबुल में तकनीकी टीम भारत ने पहली बार कब तैनात की? तो जून 2022 में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसुया की भारत यात्रा कब हुई? तो 16 से 18 अक्टूबर 2025 को हरिनी अमरसुया पहली बार प्रधानमंत्री बनी। तो कब बनी? तो नवंबर 2024 में। भारत यात्रा के दौरान हरिनी अमरसुया किस प्रमुख कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थी? तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने किस शैक्षणिक संस्थान का दौरा किया जहां वह छात्रा रही थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज का, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज का। भारत के साथ चर्चाओं में किन किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया? तो शिक्षा, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, नवाचार, विकास, वे मछुआरों के कल्याण के लिए। कुलालमपुर में 47वें, इंपॉर्टेंट है, कुलालमपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अवधि क्या थी? तो 26 से 28 अक्टूबर थी। आसियान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। आसियान का 47वां सम्मेलन किस थीम के साथ आयोजित हुआ है? तो थीम है इनक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका थीम था। तिमोर लेस्ते की अनुमानित जनसंख्या कितना है? तो 14 लाख है। आसियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला आखिरी देश तिमोर लेस्ते से पहले कौन था? तो कंबोडिया था। कंबोडिया 1999 में आपके आसियान का सदस्य बना था। आसियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला 11वां देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बना है। आसियान +3 सम्मेलन में किन देशों की भागीदारी होती है? तो इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया की भागीदारी होती है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की है। नेक्स्ट है कि 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन कब हुई? तो 26 अक्टूबर 2025 को। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साझेदारी और सहयोग को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आसियान सम्मेलन में चर्चा का सबसे ज्वलंत मुद्दा कौन था? तो कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद, यह भी सवाल पूछा गया था, ठीक है, ये सवाल अभी पूछा गया था, ठीक है, यूपीएससी एक एग्जाम लेता है, उसी पूछा गया था। नेक्स्ट है कि आसियान सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या स्वीकार किया गया है? तो आसियान विजन 2045 स्वीकार किया गया है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कौन सा हुआ है? तो 20वां। कौन हुआ है? 20वां। भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास कब बंद किया था? तो अगस्त 2021 में। 8वां आसियान पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को मिला है। आसियान पुरस्कार कहाँ दिया गया है? तो कुलालमपुर में दिया गया है। 8वां आसियान पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया था अनवर इब्राहिम के द्वारा, जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया था। आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कुलालमपुर में आपके होता है। आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग किसने लिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाग लिया गया, लेकिन ये भाग वर्चुअल तरीके से लिया गया है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में मोदी की कितनी भागीदारी थी? तो आपकी 12वीं भागीदारी इस बार होती है। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोला जाता है। आसियान भारत व्यापार समझौते का संक्षेप रूप क्या है? तो AITIZA, ठीक है, तो इसमें फुल फॉर्म हो जाएगा आसियान, क्या हो जाएगा? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आसियान को भारत की किस नीति का मुख्य स्तंभ कहा गया है? तो एक्ट ईस्ट नीति का, एक्ट ईस्ट नीति का।
नेक्स्ट है कि भारत और आसियान मिलकर विश्व की कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो लगभग एक चौथाई का। भारत और आसियान मिलकर पर्यटन पर संयुक्त बयान में किस प्रकार के पर्यटन पर जोर दिया गया है? तो प्लास्टिक मुक्त सतत पर्यटन पर जोर दिया गया है। 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 27 अक्टूबर 2025 को होता है। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया गया है अनवर इब्राहिम के द्वारा। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कितने देश भाग लेते हैं? तो कुल 19 देश भाग लेते हैं। दक्षिणी चीन सागर विवाद में कौन सा देश दावा करता है? तो दक्षिणी चीन सागर विवाद में चीन उसे अपना बताता है, दक्षिण चीन सागर को। कुआलालंपुर घोषणा पत्र में किस बात पर जोर दिया गया है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, इस पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है कि 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने किस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की अपील की? तो आतंकवाद पर। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने किस सहयोग परियोजना का उल्लेख किया है? तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर आपके सहयोग परियोजना का उल्लेख किया है भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। आसियान क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए किन कानून का उल्लेख होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लेख होता है। दक्षिण चीन सागर मामले में विवाद किन किन देशों का है? तो फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम बनाम चीन के बीच में विवाद है। कुआलालंपुर घोषणा पत्र किसके लिए प्रतिबद्धता जताता है? तो क्षेत्र में शांति, अस्थिरता और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता जताता है। म्यांमार में भूकंप के समय सहायता सबसे पहले किसने भेजी थी? तो भारत के द्वारा भेजा गया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदार कितने हैं? तो आसियान प्लस अन्य राष्ट्र, ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे 19, आसियान प्लस अन्य राष्ट्र में हो जाएंगे कुल 19। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बाहरी 8 सदस्य देशों में कौन कौन है? जैसे कि 11 तो हो गया आसियान का, तो 8 कौन कौन है? तो भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण कोरिया है। इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो अनवर इब्राहिम के द्वारा किया गया है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुकी है? तो 20 बार आयोजित हो चुकी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित होता है? तो आसियान के द्वारा आयोजित होता है। आसियान कम्युनिटी विजन कौन सा वर्ष वाला है? तो 2045 वाला। विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? 2047 मोस्ट VVI है। नेक्स्ट है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जाकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। उसके बाद है इकोनॉमिक में आइएगा, आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य। तो जून 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? तो 747.2 अरब डॉलर था। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संजय मल्होत्रा, ये RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025-26 से 2030-31, ये मोस्ट VVI सवाल है कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि कितनी है? तो 6 वर्ष है, 2025-26 से 2030-31 तक। मिशन का लक्ष्य दलहन उत्पादन कितना है? तो 350 लाख टन है। 2024-25 में दाल उत्पादन कितना था? तो 252 लाख टन था। लक्ष्य है 350 लाख टन का। नेक्स्ट है कि विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 2585 रुपया प्रति क्विंटल, ठीक है। विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं के MSP में कितना वृद्धि किया गया है? तो 160 रुपया आपके वृद्धि किया गया है। जबकि चना के लिए जो MSP है 2026-27 में वो आपके है 5875 रुपया प्रति क्विंटल। जौ के लिए 2150 रुपया प्रति क्विंटल। मसूर के लिए 7000 प्रति क्विंटल। जबकि रेपसीड और सरसों के लिए 6200 रुपया प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है। 2026-27 के MSP में सबसे कम वृद्धि किस फसल की गई है?
तो गेहूं की सबसे कम वृद्धि की गई है 160 रुपया प्रति क्विंटल। विश्व बैंक के अनुसार भारत की 2025-26 की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.5% है। ठीक है, 2026-27 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार कितनी रहेगी? तो ये रहेगा आपके 6.3%। 25-26 के लिए है 6.5, जबकि 26-27 के लिए 6.3। किसका? तो विश्व बैंक का। ठीक है, विश्व बैंक का। भारत के सबसे धनी व्यक्ति 2025 की फोर्ब्स इंडिया सूची में कौन है? तो मुकेश अंबानी है। फोर्ब्स 2025 के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी है? तो 105 अरब डॉलर, जबकि दूसरा स्थान मिला है गौतम अडानी को। ठीक है, फोर्ब्स शीर्ष 10 अमीर भारतीयों में कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें एक महिला शामिल है जिनका नाम है सावित्री जिंदल। क्या नाम है? सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर का ताज़ा अनुमान कितना दिया है? तो 6.6%। कितना दिया है? 6.6% आपके दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25-26 के लिए जो विश्व बैंक था ये दिया था 6.5, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है ये दिया है 6.6। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सीधी उड़ानें किस महीने से शुरू हुई है? तो अक्टूबर 2025 से शुरू हुई है। अमेरिका ने चीन से आयातित सभी उत्पादों पर कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया है? तो 100%। भूटान व भारत के बीच सहमति हुए 2 नए रेलवे मार्गों में एक रूट कौन सा है? तो एक का नाम है समत से भूटान से आपका हो जाएगा बानर हाट पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, समत से भूटान से बानर हाट पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, उसके बाद की टॉपिक है UNTCC, यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। UNTCC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए सैनिक प्रदान करने वाले देश। तो दुनिया में UNTCC देशों की कुल संख्या आपके 32 है, और UNTCC में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश अपना प्यारा देश भारत है। UNTCC देशों का वरिष्ठ सैन्य सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ है? तो कब मतलब कि 14 से 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि नियुक्तियाँ। UNTCC के महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स नियुक्त हुए हैं 1 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट है कि CISF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीर रंजन बने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो आशीष पांडे बने हैं, आशीष पांडे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो कल्याण कुमार। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, RBI एक्ट 1934 में कितने डिप्टी गवर्नर का प्रावधान है? तो कुल आपके 4 है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः नियुक्त कौन हुए हैं? तो R वेंकट रमनी। ठीक है, जो R वेंकट रमनी का कार्यकाल है कितने समय का है? तो 2 वर्ष का है, 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2027 तक। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ब्रजभूषण अग्रवाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो डान कार्ड्स। एसोचैम के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो निर्मल कुमार मिंडा। नेक्स्ट है कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनंत गोयनका बने हैं। जापान में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? तो नगमा मोहम्मद मलिक। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो सर्जियो गोर। विवेक कर लीजिएगा, सर्जियो गोर भारत में किस देश के सबसे युवा राजदूत हैं? तो अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। हुंडई इंडिया के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? तो तरुण गर्ग बने हैं। टाटा मोटर्स के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो शैलेश चंद्र नियुक्त हुए हैं। उसके बाद जो सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 70वां फिल्म फेयर अवार्ड था, तो इसके बारे में सुनिएगा। किस फिल्म ने सर्वाधिक 14 पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो लापता लेडीज़ ने। लापता लेडीज़ फिल्म की निर्देशक कौन है? तो किरण राव। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये लापता लेडीज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए, और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है छाया कदम को लापता लेडी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में? तो दिया गया है जन्नत अमान व श्याम वेनेगल को मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद है कि सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025। तो सीएट क्रिकेट पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ है। और सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ब्रेन लारा और चंद्रशेखर को मिला है। वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन चुना गया है? तो जो रूट चुना गया है इनका संबंध इंग्लैंड से है। वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज कौन चुनी गई हैं? तो स्मृति मंदाना, ये भारत की हैं। वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो संजू सैमसन बने हैं। वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। ध्यान, विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे मिला? तो एसबीआई को मिला है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसे मिला है? तो सुनील अमृत को मिला है। और किस पुस्तक के लिए मिला है? पुस्तक का नाम क्या है? तो सुनील अमृत की पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए दिया गया है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। किसे दिया गया है? तो सुनील अमृत को दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल साइंस अवार्ड 2025। तो 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया है। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो CSIR की अरोमा मिशन टीम को दिया गया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस आयु वर्ग को दिया जाता है? तो 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अन्य में सिनेमा में योगदान हेतु सिने आइकन अवार्ड किसे मिला है? तो जया बच्चन व नूतन को। विशेष सम्मान स्पेशल ऑनर किसे मिला है? तो शाहरुख खान को। RD बर्मन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो अचिंत ठक्कर को। उसके बाद है निधन। भाजपा के वरिष्ठ नेता वे दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा का निधन कब हुआ है? तो 30 सितंबर 2025 को हुआ है। और याद रखिएगा कि 1999 में लोकसभा चुनाव में विजय मल्होत्रा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पराजित किया था। और खेल से जुड़े रूप में विजय कुमार मल्होत्रा आपके भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष थे, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे जो रवि नाइक हैं, उनका 14 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया 79 वर्ष की उम्र में। प्रसिद्ध विज्ञापन निर्माता एडमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पीयूष पांडे का निधन कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 2025 को हुआ। इन्हें 2016 में पद्मश्री दिया गया था पीयूष पांडे को। और याद रखना है कि अब की बार मोदी सरकार का नारा भी पीयूष पांडे के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है कि थाईलैंड की राजमाता व पूर्व महारानी सिरिकित का निधन कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 2025 को। राजमाता सिरिकित की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? तो 93 वर्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 93 वर्ष। इसरो के संस्थापकों में शामिल वैज्ञानिक डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस का निधन कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 2025 को। एकनाथ चिटनिस को 2008 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दिवस में आइएगा, तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है।
विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संघ यूएनओ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया के लेखक कौन है? तो एस बाई कुरैशी हैं। पुस्तक फाइंडिंग माई वे किसने लिखी है? तो मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है। आई एम जॉर्जिया माई रॉड्स माई प्रिंसिपल्स की लेखिका कौन है? तो जॉर्जिया मिलोनी है। नेक्स्ट है पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक कौन है? तो जस्टिस डी बाई चंद्रचूड़ इंपॉर्टेंट है। पुस्तक हाउ टू बी हैप्पी विथ हु यू आर किसकी कृति है? तो सुधा मूर्ति की। भारतीय वायुसेना से मिग 21 विमानों की विदाई के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 26 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। मिग 21 की विदाई के अवसर पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया है। मिग 21 विमान भारतीय वायुसेना में कितने वर्ष सेवा में रहे हैं? तो 62 वर्ष सेवा में रहे हैं। उसके बाद है कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के बारे में देखिएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन हुआ था। स्थापना नागपुर में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और इस बार RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है 2 अक्टूबर 2025 को। RSS के शताब्दी सिक्के का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर पहली बार कब अंकित की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2025 को जारी RSS शताब्दी सिक्के पर। उसका देखिए RSS का बोध वाक्य क्या है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है। तो इसका आपके बोध वाक्य है राष्ट्रस्याय स्वाहा इद्म राष्ट्रस्याय इद्म ना मम। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है। भारत इंडोनेशिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 ये विशाखापट्टनम में आयोजित होता है। तो कहाँ आयोजित होता है? विशाखापट्टनम में। समुद्र शक्ति 2025 कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण था। 14 से 17 अक्टूबर 2025 को आयोजित होता है। भारत जापान नौसैनिक अभ्यास JAIMEX 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो जापान के योकोसुका बंदरगाह पर। उसके बाद है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 कौन सा संस्करण था? ये आपकी 9वां संस्करण था। JAIMEX 2025 का समुद्री चरण कब हुआ? तो 16 से 18 अक्टूबर 2025 को। अब खेल में आइएगा। खेल में कि नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा? तो एलेक्स मटाटा, ये केनिया के हैं। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में महिला वर्ग की विजेता कौन रही हैं? तो लिलियन रेंगरुक, ये भी केनिया की हैं। एलेक्स मटाटा ने 21.097 किलोमीटर दौड़ कितने समय में पूरी की? तो 59 मिनट 50 सेकेंड। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 भारतीय पुरुषों में पहला स्थान किसे मिला है? तो अभिषेक पाल को मिला है, 1 घंटा 4 मिनट 17 सेकेंड। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 भारतीय महिलाओं में प्रथम स्थान किसका है? तो सीमा का है, 1 घंटा 11 मिनट 23 सेकेंड। डेनमार्क ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इंडोनेशिया से है। डेनमार्क ओपन 2025 में महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? तो आन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की हैं। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक ये जीता गया है तन्वी शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तन्वी शर्मा के द्वारा 17 साल के बाद जीता गया है। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में कहाँ आयोजित हुई? तो गुवाहाटी में। कहाँ होता है? गुवाहाटी में होता है। ठीक है। ईरानी कप 2025-26 किसने जीता है? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है।
भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला 2025 का परिणाम क्या रहा? तो भारत ने श्रृंखला 2-0 से जीती है। भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला में भारत का कप्तान कौन था? तो शुभमन गिल। नेपाल ने पहली बार किसी आईसीसी पूर्ण सदस्य के विरुद्ध T20 श्रृंखला किस टीम को हराकर जीता है? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष 2025 में किसे चुना गया है? तो मिथुन मिन्हास को। VVI है, मिथुन मिन्हास को। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? तो अभिषेक शर्मा। सितंबर 2025 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए ODI श्रृंखला 2025 का परिणाम, तो इसका परिणाम है ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 2-1 से जीती। ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि टेनिस वुहान ओपन 2025 की एकल विजेता कौन बनी है? तो कोको गॉफ। इनका संबंध अमेरिका से है। राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो मनीष सुरेश कुमार। राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो वैष्णवी अदकर। टोरे पैन पैसिफिक ओपन 2025 एकल विजेता कौन रही हैं? तो बेलिंडा वेनसिच। इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत को एकमात्र पदक किसने दिलाया? तो मीराबाई चानू ने रजत दिलाया 48 किलोग्राम भार वर्ग में। मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3। 2017 में स्वर्ण, 2022 में रजत, 2025 में रजत। महिलाओं की सीनियर अंतर विभागीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा? तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड रहा। नेक्स्ट है पुरुषों की सीनियर अंतर विभागीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा? तो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। इसका संबंध हॉकी से है। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत इसमें उप विजेता रहता है। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली, भारत में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर मस्कट क्या था? तो विराज, कृत्रिम अंग वाला हाथी। नेक्स्ट है कि भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक जीते हैं। 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 10वां है। विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 में सर्वोच्च स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो ब्राज़ील ने प्राप्त किया है। तो दिसंबर महीने का 323 सवाल को डिस्कस किया गया है इस वीडियो में, बहुत ही डिटेल से। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो सवाल छूटने की संभावना बहुत ही कम है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।